तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में मुग़लों के पतन के बारे में हम लोगों ने देखा, और मुग़लों के बाद मतलब कि औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक थे बारी बारी करके हमने सभी का देखा, और हमने ये भी जाना कि आखिर मुग़लों के पतन क्यों हुआ और मुग़लों के पतन के होने से मतलब कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने देखा था। आज का जो वीडियो है हम ये देखने वाले हैं कि आखिर यूरोपीय कंपनी जो भारत आए उनके आने का क्रम क्या रहा और आने का रीज़न क्या था, कारण क्या था। हम लोग इसी चीज़ पर आज का वीडियो हमारा फोकस रहेगा। और फिर जब आपको हम ये पढ़ा रहे होंगे, फिर वही जितने भी सारे मुग़ल शासक थे उनको बारी बारी करके आपको लिंक करके भी आपको हम बारी बारी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक एक करके। तो जब भी आप यूरोपीय कंपनियों के जो भारत आगमन में आप देखिएगा, उसमें बारी बारी करके देखिएगा। सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, फिर डच के लोग आते हैं, मतलब पुर्तगाली आते हैं 1498 में, डच वाले आते हैं 1596 में, फिर अंग्रेज आते हैं तीसरे नंबर पर 1599 में आते हैं। उसके बाद फिर डेनमार्क की कंपनी की डेनिस जिसको कहते हैं वो आते हैं 1620 में। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी जो कि 1664 में आते हैं। देखिए आने का क्रम के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इन लोगों के आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आता है। आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि पुर्तगाली लोग कैसे आए, वास्को डी गामा के आने का प्लान क्या था, किन्होंने उनको भेजा, ठीक है। फिर कोलंबस के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। उसके बाद पुर्तगाली के बाद फिर डच लोग आए। डच वही हैं जो वर्तमान में जिनको आप नीदरलैंड कहते हैं, उनका एक नाम हॉलैंड भी है, ठीक है। तो हॉलैंड हो या नीदरलैंड हो, दोनों एक ही चीज़ है। डच के बाद तीसरे नंबर पे तो अंग्रेज़ों के आने का जो क्रम है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो उनके आने का जो क्रम है वो तीसरा नंबर है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच आते हैं, फिर आपके अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज़ों के बाद डेनमार्क की कंपनी जो आती है, डेनिस आती है, जिसको डेनिस कहते हैं, 1620 में आता है। उसके बाद फिर फ्रांसीसी काफ़ी लेट से आए थे, 1664। आप देखिएगा ये फ्रांसीसी जो कि काफ़ी लेट से भी आता है, और इनका भी इम्पैक्ट आप देखिएगा बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिएगा वैसे पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ये भारत में आए 1498 में आए, और भारत से गए भी हैं काफ़ी लेट तक। देखिएगा कि गोवा जो पूरी तरह से जो आज़ाद होता है वो लगभग 1962-65 के आसपास जो देखिएगा कि गोवा से वो लोग बहुत लेट से जाते हैं। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे लेट तक जाते हैं। तो ये चीज़ हम पुर्तगालियों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी आराम आराम से ये समझते हैं सबसे पहले कि आखिर शुरुआत में यूरोप और जो भारत है उनके बीच व्यापार होता था या नहीं होता था। तो सवाल है कि ये व्यापार तो होता था, मतलब ये तो कोई भी बताएगा कि हाँ व्यापार तो चल ही रहा था, लेकिन वो व्यापार डायरेक्ट ना चल के इनडायरेक्ट चल रहा था। वो कैसे? देखिए पहले जो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था उसके बीच जो मीडिएटर का जो काम करता था वो काम करता था अरब के व्यापारी। मतलब कि हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का अरबों के साथ व्यापारिक संबंध था, ठीक है। तो भारत का जो अरबों के साथ व्यापारिक संबंध था, तो अरब के व्यापारी जो भी भारत में आके सामान खरीदते थे उसी सामान को वो कहाँ जाकर बेचते थे? यूरोप में आके बेचते थे, और उससे जो भी फ़ायदा होता था वो यूरोप के व्यापारी लोग रख लेते थे। जब आप पूरा वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बस थोड़ा सा समझाना है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बाद यहाँ पर क्या ये पूरा अरब का कंट्री, मान लीजिए यहाँ पे अफगानिस्तान है, सॉरी पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। इसके बाद अरब के बाद आपको यहाँ पर यूरोप मिलेगा। तो ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका क्या हो गया? अरब का कंट्री हो गया, और ये आपका क्या हो गया? भारत। तो देखिए भारत से जो भी सामान अरब के व्यापारी खरीदते थे वो ले जाकर के कहाँ बेचते थे? यूरोप में बेचते थे। तो आखिर ये सामान कौन सा था? आखिर जो है यूरोप के मार्केट में ऐसा क्या चीज़ का डिमांड था जो अरब के व्यापारी भारत के लोगों से खरीद कर वो बेचते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अरब के लोग सिर्फ भारत के मतलब भारत से ही बहुत सारा सामान ले जाके बेचते थे। कई सारे ऐसे भी सामान थे जो अरब के यहाँ पर ही उपजता था और वो उसको वहाँ बेचते थे। मतलब जो चीज़ खुद के यहाँ के नहीं उपजता तो भारत, जैसे मसाला। अब मसाले के मामले में अरब के पास तो उतना मसाला का व्यापार हो, मतलब कि मसाले वो उत्पादन करते नहीं थे, तो उस मसाले का पूर्ति वो कहाँ से कर रहे? भारत से करा। तो भारत से सारा मसाला वो खरीद करके वो कहाँ ले जाके बेच रहा है? यूरोप में बेच रहा है। तो अब देख समझना ये है कि आखिर यूरोप में किस चीज़ का डिमांड है। देखिए व्यापार किसी भी चीज़ का कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई पे होता है। तो आखिर यूरोप में डिमांड ऐसा क्या था जिसका सप्लाई भारत आसानी से कर पा रहा था? मतलब भारत डायरेक्ट तो नहीं कर रहा था, कर कौन रहा था? अरब के माध्यम से हो रहा था। तो देखिए शुरुआत में आप देखिएगा, वैसे यूरोप में आप जब यूरोप का नक्शा आप देखिएगा, अभी वर्तमान में आपको यूरोप में बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में यूरोप में कुछ ही देश थे
जो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे, जिनमें कुछ ताकत था, जो ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत में यूरोप में ये जो दो देश थे, खास करके आपका पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों बहुत ही ताकतवर देश हुआ करता था शुरू में। बाद में हालांकि पुर्तगाल और स्पेन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी कि वहाँ पर ब्रिटेन की स्थिति। आज आप देख लीजिए ब्रिटेन काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जबकि उस समय ब्रिटेन उतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी जितनी अच्छी स्थिति में ये पुर्तगाल और स्पेन बहुत अच्छा कंडीशन में था। रीज़न क्या है? उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन इतना शानदार है कि जो कि इस दोनों को खास बनाता है। सबसे पहला बात, जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा उसमें पुर्तगाल और स्पेन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो पुर्तगाल और स्पेन की जो भौगोलिक स्थिति है वो समुद्र के तट के किनारे है। तो सबसे पहला बात क्या है, ये दोनों ही देश कहाँ पर पड़ता है? समुद्र के किनारे पड़ता है। और समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ पर जहाज रानी का, यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री आप ऐसे कह लीजिए कि जहाज़ों का यहाँ पर विकास हो पाया। क्योंकि जहाँ भी जहाँ पर बहुत सारा समुद्र का मात्रा ज़्यादा होगा, यहाँ पे समुद्री पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आने जाने के लिए आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा? जहाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा या नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में वहाँ पर जहाज रानी का विकास होगा। जहाज रानी का मतलब वही शिपिंग इंडस्ट्री कह लेते हैं। छोटे जहाज से लेकर के बड़े स्तर तक वहाँ पे जहाज बनाते हैं ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। और यही जहाज रानी की वजह से फिर आप आगे चल के देखिएगा कि व्यापार करने में इनका बहुत अच्छा योगदान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको तरह तरह के व्यापारी सब भी मिलेंगे और जहाज बनाने वाला बहुत अच्छे कुशल कारीगर भी दिखते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि जब लोग समुद्र में जब लोग यात्रा करते हैं तो उस दौरान एक समस्या क्या होता है कि दिशा का ध्यान नहीं रह पाता है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। तो आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है कि आखिर मतलब पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर। देखिए दिन में तो पता चल जाता है कि चलो पूरब सनलाइट मतलब सूर्य इधर है तो पूरब इधर होगा, लेकिन रात में ये चीज़ें बहुत दिक्कत करती है। तो कुछ लोग कहते हैं चलो ध्रुव तारा से काम चल जाएगा, लेकिन शुरुआत में कहाँ लोगों को ध्रुव तारा के बारे में ज़्यादा जानकारी था। तो उस समय एक दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ लोगों को ध्रुव तारा के बारे में, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को अंदाज़ा था कि हाँ ये ध्रुव तारा है, ये इस दिशा में, जिस दिशा में उसको उत्तर पश्चिम दिशा उसको कहते हैं, वो तो अलग मात्रा था, उसका मतलब अलग चीज़ था। वो मेन क्या है कि दिशा सूचक यंत्र जो है एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको हर समय बताएगा कि ये उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। इसका जो सुई होता है, कंपास जिसको कहते हैं, उसमें हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ जो है वो सुई आपका घुमा हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है, यात्रा करने में मतलब दिक्कत नहीं होता है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि जहाज रानी का विकास हो चुका है, शिपिंग का मतलब शिपिंग का काम भी अच्छे से चल रहा है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पर दिशा सूचक यंत्र हो चुका है, तो अब दूर दूर तक यात्रा करने में भी व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दिशा के लिए मतलब भटकेगा नहीं। हालांकि ये दिशा सूचक यंत्र बाद में आया, जब कोलंबस वगैरह भटक जाएगा उसके बाद ही आता है, ठीक है। कोलंबस क्या लगभग 1486 या 89 के आसपास वो भटका था, तो फिर 1492 या 93 के आसपास वो अमेरिका की खोज किया था। खोज तो एक अलग तरीके से हुआ, निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन चूंकि रास्ता ऐसा भटका कि वो सीधा अमेरिका पहुंच गया। और फिर वहाँ के लोगों को कहता है कि हम वहाँ के लोगों को रेड इंडियन भी कहते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो पुर्तगाल और स्पेन या फिर पूरा यूरोप की अगर हम बात करें, वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। शीतोष्ण कटिबंध मतलब क्या? जो शीत कटिबंध होता है उसके ऊपर का, जैसे ये मान लीजिए नक्शा है, इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं? जैसे ग्लोब है मान लीजिए, तो ग्लोब में बीच वाले को क्या बोलते हैं? इसको मतलब उष्ण, ये आपका हो गया विषुवत रेखा कहलाता है। इसको विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। हालांकि ये दोनों जो एरिया है वो आता है हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या? यहाँ पर इस एरिया में आपका गर्मी बहुत पड़ता है, इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण के बाद होता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण। उसके बाद ये आपका शीत कटिबंध का एरिया आता है। तो यूरोप का जो देखिएगा, जो ग्लोब के जब आप या फिर कोई मैप वगैरह मानचित्र वगैरह पे देखिएगा, तो यूरोप का जो लोकेशन है वो शीतोष्ण कटिबंध के सीध में पड़ता है। इस जगह यूरोप आपका आता है। हालांकि ये फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैप जब देखिएगा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यूरोप का लोकेशन कहाँ पर है? शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब ये कि वहाँ पर ठंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, और अगर ठंड की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होती है तो ओबियसली वहाँ पर क्या होगा? मांस की खपत बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिएगा कि आज भी यूरोपीय कंट्री या वैसे क्षेत्र जो कि ठंडे एरिया में आता है,
वहाँ पर मांस का खपत ज़्यादा है, वहाँ पे शराब का खपत ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी को गर्म करने के लिए मांस आपको काफ़ी हेल्प करता है। और मदिरा यानी कि जो शराब होता है, शराब से भी आपका बॉडी गर्म रहता है। इसलिए आप देखिएगा कि यूरोप के एरिया में शराब का खपत ज़्यादा है। हालांकि शराब का खपत एक तो शरीर को गर्म करता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन शराब का उत्पादन जहाँ होगा वहीं पर खपत भी ज़्यादा होगा। क्योंकि शराब जिस चीज़ से बनता है, जैसे अंगूर वगैरह कह लीजिए या फिर जितने सारे खट्टे फल से बनता है, तो चूँकि अंगूर की खेती वैसे क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे फल फ्रूट्स ज़्यादा होगा तो वहीं पे शराब की मात्रा मतलब कि शराब का वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो खपत भी ऑब्वियसली ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे ठंड का मौसम है तो वहाँ पे शराब ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम जान रहे हैं कि यूरोप में मांस की खपत क्या है, ज़्यादा है। जब मांस की खपत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ खपत ज़्यादा है, जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऐसे में वो चीज़ का जो डिमांड है, मतलब कि सीधी सी बात, जो मांस बनेगा किस चीज़ से, जब उसको मसाला में फ्राई करके बनाइएगा तो मांस का टेस्ट कैसा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि मांस की खपत तो ज़्यादा है, लेकिन उस मांस को बनाने के लिए क्या चाहिए, मसाला चाहिए होगा, उसके लिए काली मिर्च चाहिए होगा, मिर्च पाउडर चाहिए होगा, उसके लिए हल्दी पाउडर चाहिए होगा। मतलब मांस बनाने का तो खैर सबका अपना अपना तरीका है। अब तो बहुत तरीके लोग ईजाद कर चुके हैं मांस बनाने के लिए, अलग अलग फ्लेवर आता है मांस बनाने का, ठीक है। तो मांस की खपत ज़्यादा था, तो मांस को बनाने के लिए क्या चाहिए, मसाला। तो मसाले का जो डिमांड है वो कहाँ से पूरा होगा, तो भारत से होगा, क्योंकि भारत में उस समय केरल के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते थे, और केरल के लोगों से अरब के व्यापारियों का अच्छा संबंध था। तो अरब के साथ हम लोगों का पहले भी व्यापार चलता था। तो केरल के व्यापारी अरब भेजते थे क्या, अपना मसाला भेजते थे, और अरब के लोग वहाँ से क्या भेजते थे, अच्छे नस्ल के घोड़े भेजते थे, कभी सोना भेजते थे, कभी चांदी भेजते थे। मतलब जो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, आज भी देखिएगा ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, काजू, ये सब कहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ पर अरब के एरिया में ज़्यादा होता है। तो हम लोग वहाँ से ड्राई फ्रूट्स मंगाते थे, और बदले में हम लोग क्या देते थे, मसाला वगैरह देते थे। तो ये लेन देन मतलब आज की बात नहीं है, ये कहा जाता है हड़प्पा काल से ही हम लोगों का अरब के व्यापारियों के साथ हम लोगों का अच्छा संबंध रहा है। बस ये है कि अभी जो हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मेन मुद्दा क्या हो गया, मसाला। क्योंकि मांस की खपत ज़्यादा है तो ऐसे में मसाले ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब मसाला का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और उस मसाले को जो पूरा कर रहा था पहले अरब के व्यापारी, कहाँ से लेकर के, भारत से लेकर के। तो आप सोच के देखिएगा, जब यूरोप के लोग अरब के व्यापारियों के माध्यम से भारत, मतलब कि अरब के माध्यम से जब मसाला लेगा, तो वो मसाला क्या होगा, मतलब मसाला का जो भी रेट होगा तो वो तो ज़्यादा ही होगा। अगर वही मसाला अगर भारत से डायरेक्ट मंगाया जाता तो कम से कम क्या होता, उसका रेट बहुत ही मतलब सस्ता पड़ता। तो मतलब यूरोप के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो मसाला हम लोग, जो सिर्फ मसाला ही नहीं, मतलब रेशम का भी मतलब व्यापार होता था, मलमल का भी भारत से, मतलब कि ये सब चीज़ जो है अरब जो है वहाँ पर भेजते थे। मतलब अच्छे नस्ल का कंबल वगैरह भी यूरोप के मार्केट में अरब के व्यापारी जो है व्यापार करते थे। तो बहुत सारा चीज़ भारत से लेकर के जाते थे, कुछ चीज़ें अरब अपने ही देश में उत्पादन करके वहाँ पर बेच आते थे। तो ओवरऑल हम क्या समझ रहे हैं कि भैया चाहिए क्या यूरोप को, मसाला। और वो मसाला अगर अरब के लोगों से के माध्यम से अगर लेता है तो उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो चाहेगा कि हम डायरेक्ट किससे ले लें, हम डायरेक्ट भारत के लोगों से लें, और इससे क्या होगा, वो सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि अगर यूरोप के लोग भारत से अगर डायरेक्ट मसाला खरीदता है तो वो मसाला क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि भारत में जो भी व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहा है, उनका मेन मोटिव शुरुआत में क्या था, जो लगातार जो अपने पढ़ा, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, इन लोगों के आने का सबसे पहला रीज़न था व्यापार। और उसमें भी व्यापार में भी किस चीज़ का, वैसा कौन सा कमोडिटी, उसमें भी आपका जो मसाला है ये लालच था। लालच का रीज़न क्या था, मसाला। तो समझ लीजिए कि इस मसाले की वजह से पूरा का पूरा भारत बर्बाद हुआ है। ये मसाले का लालच ना होता, ना यूरोप के व्यापारी यहाँ आते, और ना ही यहाँ के थोड़े जो अकर्मण्य टाइप के कह सकते हैं, यहाँ पर जो जितने भी सम्राट हुए उनके वजह से भी जो सारे अंग्रेज हुए, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम होते चले गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पुर्तगाल और स्पेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता था, और ठंड ज़्यादा पड़ने के वजह से मांस की खपत ज़्यादा थी, और उसके वजह से मसाले का डिमांड बढ़ा। और फिर देख रहे भारत से डायरेक्ट अगर खरीदता तो सस्ता पड़ता, और इसी लालच में ये लोग क्या करेंगे, चलो भाई डायरेक्ट चलते हैं। तो ये भी देख लीजिए भाई, जब चलेगा वहाँ से
तो समुद्री तट चूंकि उसके पास पहले ही डेवलप हो चुका है, उन लोगों के वहाँ पर जहाजरानी का विकास हो चुका है। हालांकि दिशा सूचक यंत्र बाद में हुआ था, क्योंकि जब कोलंबस निकला था, देखिए पुर्तगाल का जो कहलाएगा वो क्या नाम है, वास्को डी गामा, और स्पेन का कौन है, कोलंबस। एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको आगे चल के मतलब ये चीज़ क्लियर रहेगा। पुर्तगाल से कौन आएगा, पुर्तगाल से आएगा वास्को डी गामा, ये वहाँ का मतलब कह सकते हैं समुद्री मार्ग का यात्री है, और इसका कौन है, कोलंबस। देखिए भारत की खोज के लिए पहले तो निकला कोलंबस, ध्यान समझिएगा, पहले निकला कोलंबस, लेकिन कोलंबस भारत की तरफ ना मुड़ करके वो गलती से भाई साहब निकल गए दूसरे तरफ, जो कि 1494 के आसपास की घटना है, या 91-92, वो थोड़ा आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन वास्को डी गामा, क्योंकि देखिए जैसे ही स्पेन का जो व्यापारी था वो फेल हुआ। देखिए स्पेन और पुर्तगाल का एक और चीज़ खास बात बताते हैं, वहाँ पर चूँकि एक तो इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा बेहतर था स्पेन और पुर्तगाल का, उस पर से वहाँ का जो राजा था, मतलब राजा कैसे, हाँ राजा ही कह सकते हैं, उन लोगों को अभी नया नया वहाँ पर क्या चल रहा, देखिए यूरोप में उस समय पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। और पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, अब वहाँ पर यूरोप के लोग जो है अपने यूरोप की संरचना फिर से बेहतर करना चाहते थे। तो देखिएगा कि पुनर्जागरण के समय में वहाँ पर धीरे धीरे विज्ञान का विकास होता है, तो वैज्ञानिक चेतना, अब देखिएगा कि जिस दौर की हम बात ये कर रहे हैं, उस दौर में यूरोप में धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, चर्च में पादरी लोगों का जो इफेक्ट था उसका मात्रा घटा, मतलब कि अब लोगों पर चर्च का या पादरियों का वैसा प्रभाव नहीं रहा। अब लोग वैज्ञानिक तरीके से सोच रहे हैं। अब चर्च और पादरी वाले क्या बोलते हैं, वो तो कहते हैं भाई समुद्र की यात्रा करना ही पाप है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे में समुद्र की यात्रा कर पाता, बिल्कुल नहीं करता। तो पहले तो लोगों को मन में ये डर था कि पृथ्वी चपटा है, और अगर हम समुद्र की यात्रा करते हैं तो एक कॉर्नर के बाद आके उलट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये डर से कि कहीं गिर ना जाए, इस वजह से लोग क्या हुआ, मतलब समुद्र की यात्रा करना ही लोग मतलब पाप समझते थे। तो जैसे जैसे लोगों ने, अब कॉपरनिकस जैसे लोग, प्लूटो, अरस्तु, ऐसे लोग जब हिम्मत जुटाए तो उन्होंने दुनिया को समझाया कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, बल्कि पृथ्वी क्या है, गोल है। अब देख लीजिए, यही सब बातों से कॉपरनिकस को तो जिंदा तक जला दिया गया था। उन्होंने बस ये कहा कि पृथ्वी गोल है, और जिस पॉइंट से आप चलना चाहते हो फिर वापस उसी पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। एक तो वो पॉइंट भी, हालांकि ये चीज़ आगे चल के प्रूफ हुआ। उनका मेन क्या रीज़न था जलाने का, उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि बाकी लोग क्या बोलते थे कि नहीं, सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप समझ रहे हैं हम जो भी कहना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा दौर था जो कि भ्रम का दौर था। मतलब कुछ लोग कुछ और कह रहे थे, कुछ लोग कुछ और मान रहे थे, और ऐसे में जब विज्ञान का धर्म के साथ जब टकराव हुआ, इस टकराव के बाद ही पुनर्जागरण का जो है चेतना लोगों में जगा, जिसको इंग्लिश में रेनेसां भी कहते हैं। और यही लालच अब धीरे धीरे, अब जितने भी यूरोप के कंट्री थे, हालांकि उसमें से पुर्तगाल और स्पेन ही ज़्यादा साहस कह सकते हो, साहसी वहाँ के लोग थे, उन्होंने अब वो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके हम नए नए जगह पर जाएं, समुद्र की यात्रा करें और नए नए जगह को खोजेंगे, तो हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ रिसोर्स मिलेगा। हालांकि मसाले का सुगंध तो इनको मिल ही चुका था कि क्यों ना इस मसाले के को ढूंढने के चक्कर में हम भारत जाते हैं, और इन अरब लोगों से हम क्यों लेंगे, डायरेक्ट हम भारत से खरीदते हैं। इस चक्कर में जब स्पेन के कोलंबस जब निकले तो ये तो भाई साहब भटक के चले गए दूसरी तरफ। इस बात से पुर्तगाल वाले लोग बहुत हंस रहे थे स्पेन पे कि भाई तेरे बस की बात ना थी, वो मतलब तुमसे अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तुम अभी सीखो, अभी तुम्हारा जहाज रानी और अभी तुमको दिशा का ज्ञान भी नहीं है। तो इसके बाद ही जब दिशा सूचक यंत्र का जब नॉलेज हुआ तो पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा जो था, हालांकि एक बार में ये सफल नहीं हुआ, ये भी भाई साहब एक बार भटके थे। भटकने के बाद दूसरा बार में ये 1498 में ये भटकते भटकते अफ्रीका की साइड से, जो नक्शा आप देखिएगा वर्ल्ड मैप का, उसके साइड से होते होते वो किसी तरह से पहुंचने का ये कोशिश किया था, और पहुंच भी गए थे 1498 में। ये बात तो फिर हम आगे चल के हम करने ही वाले हैं। अब जरा सा ये समझना है कि आखिर पुर्तगाल और स्पेन, ये बात तुम समझ चुके हैं, दोनों आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर है, एकदम भारत पाकिस्तान के जैसा दोनों से संबंध होता था, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत दिन के बाद ये पुर्तगाल और स्पेन वाले आपस में समझौता भी कर लेते हैं कि जब ये स्पेन वाले अमेरिका की खोज करता है और पुर्तगाल के लोग भारत की खोज करेगा, तो देखिएगा ये स्पेन के कभी व्यापारी भारत को नहीं आएगा। आप देख लीजिए सारे, आप देख रहे ना, पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया, डेनिश आया और फ्रांसीसी आया। चाहता तो स्पेन भी आ सकता था कि नहीं, आ सकता था बिल्कुल, लेकिन स्पेन के जो व्यापारी थे वो भारत पर इसलिए नहीं आए क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन जो है आपस में ये समझौता किया था कि हम पुर्तगाली आपके अमेरिका पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे,
आप अमेरिका में रहो, बसो, व्यापार करो, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप भारत नहीं आओगे। स्पेन बोला ठीक है, हम अमेरिका देखेंगे और आप भारत देखो, और दोनों एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो ठीक है भाई, ये दोनों तो राजी हो गए और व्यापार करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये होता है कि ये लोग पुर्तगाल या स्पेन वाले जब ये भारत पहुँचेंगे तो क्या इतना आसानी से पहुँच जाएंगे क्या? नहीं। तो देखिए, उनके पास पहुँचने का दो तरीका था। एक तो स्थल मार्ग, यानी कि जो लैंड एरिया के माध्यम से आप कह सकते हो, लैंड रूट कह सकते हो, और दूसरा क्या है, वाटर रूट यानी जल मार्ग। तो एक तरीका क्या था, या तो आप लैंड रूट यानी कि स्थल मार्ग के माध्यम से पहुंच सकते हो भारत तक, और दूसरा क्या है, जल मार्ग के माध्यम से पहुंच सकते हो। हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं और मिटा के आपको समझाने की कोशिश, एक रफ डायग्राम बताएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा जो मैप होता है वर्ल्ड मैप, उसको निकाल के अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा। मोटा मोटी आइडिया बता दें आपको। जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत है, ये आपका जो एरिया है ये अरब का एरिया हो गया, ये भारत का एरिया हुआ, और यहाँ पर आपका हो गया यूरोप। और यूरोप के नीचे क्या है, थोड़ा नक्शा ठीक नहीं बन पा रहा है, ये देख लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, ये मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका। अब एक तरीका क्या है, स्थल मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो या तो यूरोप के लोग इधर से होते हुए, अरब होते हुए, ऐसे होते हुए ये भारत पहुंच जाए। हम ऐसा करते हैं, मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एक तरीका क्या है, या तो यूरोप के लोग सीधा स्थल मार्ग होते हुए, अरब से होते हुए भारत पहुँच जाए। अब इनके आने का क्रम क्या होगा वो जरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, स्थल मार्ग से होते हुए जब भी आएगा तो हालांकि ये भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम सीमा, ये उत्तर में भी और पश्चिम में, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी पश्चिमी सीमा। यहीं से होते हुए भारत एंटर करेगा वो, ठीक। ये सबसे पहले कौन सा देश क्रॉस करेगा, टर्की। तो सबसे पहले टर्की को हम टी से लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। सबसे पहले वो यूरोप से टर्की आएगा, टर्की के बाद फिर क्या आएगा, फारस, इसको एफ लिखते हैं, टर्की। उसके बाद कौन आएगा, इसी जगह पे आप देखिएगा फारस की खाड़ी है यहाँ पर, इसी जगह पे, थोड़ा मैप में आप देखिएगा ज़्यादा क्लियर से दिखेगा। तो टर्की के बाद फिर कहाँ आएगा, फारस आएगा। फारस के बाद फिर कहाँ आएगा, फारस के बाद आएगा आपका ईरान। ईरान याद होगा, ईरान का चाबहार पत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। तो टर्की के बाद फारस आएगा, और फारस के बाद ईरान आएगा, और ईरान के बाद वो कहाँ आएगा, अफगानिस्तान आएगा। कहाँ आएगा, ईरान के बाद आएगा वो अफगानिस्तान। तो देखिए, सबसे पहले यूरोप से टर्की आया। आप लोग क्या कीजिएगा कि हो सके तो आप लोग के पास अगर ऑक्सफोर्ड वाला एटलस वाला मैप होगा तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे ऊपर टर्की, मतलब यूरोप से वो लोग टर्की आएंगे, टर्की के बाद फारस आएगा, फारस के बाद ईरान आएगा, और ईरान के बाद वो लोग अफगानिस्तान आएगा। तो जब वो अफगानिस्तान से क्रॉस करेगा, जब वो पाकिस्तान आएगा, तो देखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इस जगह की हम बात बोल रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दर्रा है। दर्रा समझते क्या होता है, दर्रा का मतलब होता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो पतला सा रास्ता जो होता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। तो कौन कौन सा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर उसको सबसे पहले कौन सा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा, खैबर दर्रा। याद रखिएगा, ये दर्रा कई बार एग्जाम में, इतिहास ना सही पर ऐसे भी कभी कभी करंट अफेयर से पूछ लेता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान आएगा उसको कौन सा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा के बाद कुर्रम दर्रा, खैरम दर्रा मतलब खैबर दर्रा हो गया, उसके बाद कुर्रम दर्रा आएगा, और कुर्रम दर्रा के बाद जो है, जो अगला दर्रा आएगा उसको कहते हैं बोलन दर्रा, और बोलन के बाद जो दर्रा आता है उसको कहते हैं गोलन दर्रा। और ये चारों दर्रा जब क्रॉस करेगा उसके बाद पाकिस्तान होते हुए, उसके बाद भारत नहीं पहुंचेगा, उसके बाद पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होने के बाद फिर ये कहाँ पहुंचेगा, उत्तर पश्चिमी सीमा पहुंचेगा, उसके बाद ये भारत पहुंच जाएगा। तो ये जो रास्ता बता रहे हैं ये क्या था, यूरोप के व्यापारियों का भारत तक पहुंचने का क्या था, एक रास्ता है, एक तरीका है। तो एक तरीका ये था, चलो ठीक है, अच्छा बात है, तरीका तो सही था, स्थल मार्ग से लोग आ रहे थे, लेकिन आखिर इस तरीके से वो क्यों नहीं आए, आखिर क्यों वास्को डी गामा इधर से ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे करते हुए और फिर यहाँ केप ऑफ गुड होप यहाँ पे आता अफ्रीका का, उसके बाद होते हुए ऐसे करके आया, जो कहते हैं कि कालीकट आया था यहाँ पे, केरल का कालीकट यहाँ पे आया। आखिर ये समुद्री मार्ग क्यों अपनाया, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, जबकि स्थल मार्ग से वो आ सकता था, लेकिन नहीं आने के पीछे रीज़न ये था कि सबसे बड़ा बात है, अरब व्यापारी वो क्या करते थे, माल लूट के लेके चले आते थे, ठीक है।
आप वहाँ से यूरोप के यहाँ पर लोग तो आ गए आसानी से, लेकिन जब वो लौटने लगते थे माल लेकर के तो वो क्या कर लेते थे, अरब वाले लूट लेते थे। अब देखिए ये लूटेंगे क्यों? लूटने का रीज़न ये है कि पहले ये व्यापार जो होता था अरब के माध्यम से होता था। अब अगर यूरोप के लोग अगर डायरेक्ट भारत से व्यापार, हालांकि कुछ दिन ऐसा, देखिए ये तो बाद में हुआ, शुरुआत में कुछ दिन तक इस तरह से चलता था शुरू में, लेकिन इसमें समस्या ये हुआ कि जब भी वो सामान को लेन देन करते थे तो वो लोग क्या करते थे, अरब के लोग वो माल लूट लेते थे। अच्छा, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, तो जब फिर व्यापार ही नहीं कर पाएगा, तो अरब के व्यापारियों का भय था, लुटेरों का भय था। इस भय से बचने के लिए वो उनको लगा कि चलो ये वाला रास्ता तो ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि समुद्री मार्ग अपनाते हैं, यानी कि जल मार्ग की बात बोलता है ये, जिसको कि वाटर रूट कह सकते हो, वाटर बॉडीज़ कह सकते हो। इस माध्यम से, चूँकि आप देख रहे हैं मतलब कि स्थल मार्ग का जो मामला है वो क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो जाएगा बाद में चल के। तो अब हम इसको मिटा करके फिर आपको बताते हैं कि जल मार्ग के माध्यम से ये कैसे आएंगे, और उसमें भी कुछ कुछ कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम दिखता है। ठीक है, तो पहले इसको मिटाते हैं और इसको पहले पॉज करके फिर आपको हम जस्ट आपको बताते हैं। देखिए, अब हम लोग ये देखे थे कि जो यूरोपीय कंपनी थे वो स्थलीय मार्ग से कैसे आया, वो तो हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। अब देखना है कि जल मार्ग से जो आते हैं उनके आने का क्रम क्या है, उनका तरीका क्या है। अब देखिए मेरे पास एक मैप है, इस मैप की मदद से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा ये जल मार्ग से कैसे आते हैं। थोड़ा सा दिक्कत अगर होगा तो आपको हम रफ डायग्राम बना देंगे, थोड़ा देख ले समझिए। आपको एक तरीका क्या होगा, पहला तो होगा कि फारस के खाड़ी से होते हुए आएगा, और दूसरा क्या है, लाल सागर। अब जरा सा मैप में ये देखना है कि आखिर ये लाल सागर से कैसे आएगा और फारस की खाड़ी से होते हुए कैसे आएगा। मैप देखते हैं, ऊपर पकड़िए सर थोड़ा सा, मैप को थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। हाँ, ये देखिए, ये आपका यूरोपीय कंपनी यहाँ से आएगी, ये वाला जो पोर्शन है। तो अब यहाँ से ये पूरा यूरोपीय कंपनी, ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लीजिए। तो आपका ये देखिए, ये ओमान की खाड़ी यहाँ पर दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है, ये भूमध्य सागर है। तो देखिए लाल सागर वाला एक पोर्शन, एक रास्ता क्या था कि या तो यहाँ के लोग इधर से होते हुए लाल सागर होते हुए इस तरह से होते हुए यहाँ से अदन की खाड़ी से भारत आ सकता था, पहला रास्ता। और दूसरा क्या बताए थे, फारस की खाड़ी। तो ये रहा आपका फारस की खाड़ी, ये वाला जो एरिया दिख रहे हैं आप, इधर से ये ब्लैक सी होते हुए ओमान सी होते हुए इधर से आ सकता था। ये कुछ दूर तक मतलब को लैंड से चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे आ सकता था। तो आखिर देखिए यूरोपीय कंपनी यहाँ से क्यों नहीं, सॉरी यूरोपीय कंपनी कह रहे हैं, मतलब यूरोप के निवासी इधर से क्यों नहीं आ पा रहे थे। अब अगर वो इस रास्ते से आते तो यहाँ भी अरब के व्यापारी इनको लूट लेते थे। तो ये तरीका भी, वैसे लैंड एरिया से तो आना मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे लूटा जा सकता था, लूटने का खतरा उतना यहाँ भी बना हुआ था, तो वो इधर से भी नहीं आएगा। और तीसरा तरीका, अगर वो इधर लाल सागर से होते हुए आता है तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इस जगह पर लाल सागर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर गर्म पानी और जो ठंडा पानी है दोनों का मिक्सचर होता है। और उसके वजह से क्या होता है, देखिए जब गर्म पानी और ठंडा पानी जब मिक्स होता है तो वहाँ पे जो कहते हैं ना कि धुआं टाइप का, कुहाड़ा टाइप का, कोसा मतलब कुहासा कह सकते हैं उसको, उस कुहासे या धुंध के वजह से अब यहाँ के नाविक इधर जाने में सक्षम थे नहीं। तो ये रास्ता भी क्या हो गया, फ्लॉप, ये रास्ता भी फ्लॉप, और जो जमीन के रास्ते से होते हुए आना था वो भी फ्लॉप हो गया। तो ये तीनों में से तीनों रास्ता क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। जब ये रास्ता फ्लॉप हो जाएगा तो अब क्या रास्ता बचेगा, ये अब ये देखिए इधर से जब ये होते हुए आएंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए फिर ये इस तरह से मेडागास्कर होते हुए तब भारत पहुँचेगा। और यहाँ पर देखेगा वास्को डिगामा जो है 1498 में जो कालीकट पे पहुँचेगा तो यहीं पर बैठा हुआ रहेगा जमहूरियन उसका स्वागत करने के लिए। तो अभी इसको थोड़ा सा आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो आएगा वो यहाँ से होते हुए। अच्छा देखिए एक चीज़ और बताते हैं, इस मैप को अभी तुरंत यूज़ करते हुए, अभी जब ये इधर से आएगा एक व्यक्ति नाम था, उसका नाम था बार्थोलोम डियाज। तो बार्थोलोम डियाज अभी जस्ट आपको दिखाएंगे, इसको जब हटाएंगे तो आपको अंदर दिखेगा। 1487 की बात है, पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोम डियाज। वो आने का ट्राई करेगा इधर से, लेकिन जैसे आने का ट्राई करेगा तो इस जगह ये एरिया जो है फिर यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ भी गर्म पानी और ठंडे पानी का जो कोहरा का समस्या था। तो उस जगह पे उसको जो क्षेत्र बोलते हैं उसको तो तूफानी अंतरीप कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तूफानी अंतरीप। और इसके वजह से फिर उसको दिक्कत होगा। ये भाई साहब आएगा 1487 में, बार्थोलोम डियाज, ये आने का प्रयास तो करेगा लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा, ये वापस लौट जाता है अपने क्षेत्र में यूरोप, कहता है भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर स्पेन का एक यात्री था कोलंबस,
चूँकि 1487 में जब पुर्तगाली नाविक जब फेल हो गया, बार्थोलोमेव डियाज फेल हो गया, तो कोलंबस को लगेगा यार ये तो तुम फेल हो गए, तो कोलंबस ट्राई करेगा। जब कोलंबस आने का कोशिश करेगा तो वो जैसे ही कुछ दूर तक पहुंचता है, यहीं पर एक तूफान के चक्कर में फंस जाता है। और जब तूफान के चक्कर में फंसने की वजह से क्या होता है, वो नाव को इधर ना ले जाने की बजाय इधर लेके चला जाता है। पता चला जाना था उसको भारत, अब पहुँच गया किधर, अमेरिका। वो वहाँ के लोगों से पूछ रहा है कि भाई साहब तुम बताओ कि यहाँ पे कॉटन वगैरह मिलता है क्या, मसाले वगैरह मिलता है? बोलता नहीं, यहाँ तो नहीं मिलता। अब वहाँ के, अच्छा दूसरा बात है कि भारत के लोगों के बारे में ये जानना, मतलब कि अच्छा ऐसा करते इसको हटा देते, क्योंकि हाथ भी मेरा दर्द कर रहा है, ठीक है। इसको हटा करके बाकी कहानी आपको जो लिखे हुए हैं वहाँ से समझते हैं, इसको हटा दीजिए। देखिए अभी जस्ट आपको बता रहे थे कि बार्थोलोमेव डियाज जो था 1487 में वो भारत की खोज के लिए आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, जैसे ये बढ़ा, ये क्या होगा, तूफानी अंतरिक्ष जो अभी आपको मैप में दिखा रहे थे, वहाँ से क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घने बादल के कोहरे बने हुए थे। अब बाद में फिर कौन ट्राई करेगा, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है, यहीं से होते हुए जा रहा था। तो एक रास्ता इधर से तो फ्लॉप हो चुका था, दूसरा इधर से हमारा फारस की खाड़ी भी फ्लॉप हो चुका था, तीसरा लाल सागर वाला भी जो एरिया था वो भी क्या हो चुका था, फ्लॉप। तभी ये रास्ता हम लोग अपनाए थे। तो उसके बाद देखिए फिर कोलंबस ट्राई करेगा, कोलंबस भी फेल होगा, और कोलंबस के बाद क्या होगा, फिर हम लोग जो वास्को डी गामा है वो ट्राई करेगा, ठीक। अब जैसा देखिएगा तो लाल सागर से क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी कोहरा था, यहाँ भी प्रॉब्लम था, तो दोनों में से दोनों रास्ता फेल हो गया। उसके बाद का देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या हुआ था। देखिए सन 1453 की घटना हुई कि उस समय उस्मानिया सल्तनत, देखिए ये सब घटना से पहले की बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। सन 1453 में उस्मानिया सल्तनत, जो कि तुर्क का जो एरिया है उसको कहते हैं, उस वहाँ पर जो एरिया है उसको कहते थे उस्मानिया सल्तनत। वहाँ पर एक एरिया था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था, वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, अधिकार कर लिया। अब कुस्तुनतुनिया का जो एरिया था उसी माध्यम से होते हुए सारे व्यापारी लोग जाते आते थे। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो व्यापारिक मार्ग था उस पर कब्जा हो गया, किसका, इटली का, इटली व्यापारियों का, क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया का जो अधिकार था, मतलब ये जो क्षेत्र था, वहाँ पर इटली के व्यापारियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। अब देखिए ये रास्ता अगर हम ब्लॉकेज कर देंगे तो ये झगड़ा कहीं ना कहीं किसके वजह से हुआ है, मतलब कि इटली के व्यापारियों का जो झगड़ा है वो अरब के व्यापारियों के साथ होता था, एक समय की बात थी। तो उस समय तो चलो ठीक है कि अरब के व्यापारियों को हरा करके ये लोग कब्जा कर लिए थे, लेकिन बाद में जाकर फिर क्या हुआ, बाद में इटली के व्यापारियों को हटा करके फिर अरब के व्यापारी कैप्चर कर लेते, और वही अरब के व्यापारी फिर जो हम शुरुआत जो किए थे ये लेक्चर की, जो यूरोप के लोगों से व्यापार करते थे, तो वो अरब के व्यापारियों से पहले इन लोगों को कैप्चर हुआ करता था इसी एरिया में। ये मोटा मोटी उतना याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है। बस ये याद रखना है कि भूमध्य सागर और यूरोपीय व्यापार में यहाँ पर कैप्चर पहले किसका था, पहले था उस्मानिया सल्तनत, यानी कि इटली व्यापारियों का पहले कैप्चर था, बाद में फिर अरब आ गए, और अरब के लोगों से टेंशन, मतलब अरब के लोगों से झगड़ा ना हो इसके लिए फिर ये लोग अलग अलग तरीका से यूरोप के व्यापारी प्रयास करते हैं किसी तरह से भारत पहुंचने के लिए, ठीक है। ये तो हम बता ही चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, इस दौर में यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, मतलब वहाँ पर वैज्ञानिक चेतना बहुत ज़्यादा हावी था, मतलब विज्ञान ये सब चीज़ की जो है नॉलेज धीरे धीरे लोगों में बढ़ते जा रहा था। तो यूरोप में पुनर्जागरण में अब वहाँ पे लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये चर्च वगैरह से चीज़ें चलने वाली है नहीं। अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो विज्ञान का सहारा बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, मतलब एक समय यूरोप काफ़ी बेहतर स्थिति में होगा कभी ना कभी, उसके बाद फिर चर्च और पादरियों का, मतलब कि धर्म का इफेक्ट बढ़ा, और उसके बाद का जो काल है फिर से विज्ञान का काल। मतलब ऐसे समझिए कि पहले यूरोप काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा, बीच में धर्म का प्रभाव बढ़ा, और उसके बाद फिर से जो है साइंस वगैरह विज्ञान का उत्थान होने लगा। तो इसी पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसां भी बोलते हैं। तो यहीं से लोगों के अंदर एक चेतना जगा कि हम लोग भी क्या बने, उद्यमी। उद्यमी का मतलब क्या होता है कि जो अब आपको क्या करना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी, उनके माध्यम से उत्पादन बढ़ेगा। अब लोग धीरे धीरे क्या होंगे, लोग एक दूसरे को जॉब देंगे। तो उद्यमशीलता यानी कि अब लोग खुद ही मालिक बनना चाहते हैं, किसी के अंदर गुलाम नहीं होना चाहते हैं। जबकि ये वो दौर है यूरोप का जब उस समय दास प्रथा यानी कि गुलामों का खरीद फरोख्त वहाँ पर भी क्या होता था, ज़बरदस्त होता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से उद्यमी बनने की प्रेरणा आई। तो धीरे धीरे लोगों को लगा चलो भाई इंडस्ट्री अगर बैठाना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल आपको वहाँ तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो भाई दूसरे देश। तो दूसरे देश जब आप जाओगे इसका मतलब कि जहाज़ वगैरह आपके पास होना चाहिए,
तो देखिएगा जहाज भी होना चाहिए और साथ ही साथ जब आप रास्ता में चलोगे आपको रास्ता मतलब दिशा का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि जिस दिशा से जाना है तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई, उसका क्या नाम है? कुतुबनुमा। तो कुतुबनुमा के माध्यम से क्या हो, दिशा का लोगों को ज्ञान हुआ कि उत्तर और दक्षिण। देखिए कुतुबनुमा एक कंपास के जैसा है, तो उसमें बताता है कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, उस हिसाब से पूर्व और पश्चिम का निर्धारण हो जाता है। और उसके वजह से क्या हुआ, ये एक प्रकार का क्या था, जो कुतुबनुमा था वो एक प्रकार का दिशा सूचक यंत्र था। और इसी दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से अब जो यूरोप के व्यापारी है वो धीरे धीरे क्या करेगा, व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से आगे बढ़ेगा। अब देखिए, अब जब ये बढ़ेगा तो आपस में देखिए स्पेन और पुर्तगाली दोनों तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जब आपको बताया था कि कोलंबस कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका, और वास्को डिगामा फिर बाद में कब, देखिए बार्थोलोमेव जब फेल हुआ था उसके बाद सफल कौन हुआ, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, अभी इसको आगे और बताएंगे आपको, थोड़ा सा मिटा के इसको, ठीक है। तो स्पेन और पुर्तगाली आपस में ये समझौता है कि हम लोगों को अमेरिका, जैसे स्पेन वाले लोग बोले कि हम तो चूंकि अमेरिका पहुंच चुके हैं, और स्पेन के व्यापारी कभी नहीं चाहते थे कि उस अमेरिका में पुर्तगाली लोग आए, और यही चीज़ पुर्तगाली भी चाहते थे कि हमारे यहाँ पर कोई स्पेन के लोग नहीं आए। तो ये लोग आपस में समझौता कि देखो आप अपने मामले में और आप मतलब कि दोनों अपने अपने मामले में स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेगा। बोला ठीक है। आप देखिएगा कि आगे चल के कभी भी स्पेन के लोग भारत में नहीं आते हैं, जबकि डच आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, डेनिश आते हैं, सारी कंपनियाँ आती हैं, लेकिन स्पेन नहीं आता है, क्योंकि ये लोग आपस में समझौता पहले कर चुके थे। और ना ही पुर्तगाल के लोग कभी भी स्पेन जाते हैं वो लोग, तो दोनों ठीक है, आपसी सहमति से ये तय हुआ कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में व्यापार करेगा। स्पेन के लोग अमेरिका में व्यापार करेगा और पुर्तगाल के लोग भारत में व्यापार करेगा, ठीक है। ये संधि कर लिया था आपस में। उसी टाइम देखिए जाने आने के लिए जहाज रानी का विकास हुआ, दिशा सूचक यंत्र यानी कि कुतुबनुमा का विकास हुआ। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि यात्रा करना अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं और मिटाने के बाद जो आपको फिर से इसके आगे जो है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे मिटाते हैं इसको। देखिए तो 14 हम अभी जो बात कर रहे थे कि बार्थोलोमेव जो था वो भारत की खोज में बिल्कुल फेल रहा। तो उसी चीज़ को जब स्पेन के लोगों ने देखा कि ये पुर्तगाली फेल हो गए, मतलब ये समुद्री यात्रा ये कर ही नहीं पाया, भारत की खोज करने बुरी तरह से फेल हुआ। अब स्पेन के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें। तो कोलंबस ट्राई करेगा, वो निकलेगा तो भारत की खोज के लिए, लेकिन ये भाई साहब क्या होगा, भटक जाएंगे, और भटकने के चक्कर में कहाँ पहुँच जाएगा, अमेरिका। और अमेरिका पहुँचेगा और वहाँ के लोगों को बोलेगा कि हमें कॉटन चाहिए, हमें मसाले चाहिए। तो उनको लगे भाई ये यहाँ नहीं मिलता है, मतलब कॉटन मिलता है पर ये मसाले वगैरह जो आप डिमांड कर रहे हो ये यहाँ मिलता ही नहीं है। तो बोला कि झूठ मत बोलो वरना बहुत पिटाई लगेगी। और पिटाई लगेगी, सिर्फ बोला ही नहीं, वहाँ के लोगों को जम के धोया भी। और इतनी कन्फ्यूजन थी कि काफ़ी दिनों तक अमेरिका के लोगों ने समझाने का प्रयास किया कोलंबस को कि देखो भाई हम इंडियन नहीं है। बोला नहीं तुम इंडियन ही हो, तुम्हारा सिर्फ जो स्किन है ना वो थोड़ा रेड, देखिए गोरे लोग जब कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा जब धूप में निकलते हैं उनका चेहरा थोड़ा रेडिश टाइप का हो जाता है, तो लाल। तो उनको बोला रेड इंडियन। आप दरअसल इंडियन नहीं बल्कि क्या हो, रेड इंडियन हो। मतलब कि अमेरिका के लोगों को, वहाँ के मूल निवासी जो थे उनको क्या कहा उन्होंने, रेड इंडियन कहा। और यही नहीं, उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार किए गए उसी मसाले और कॉटन को लेने के चक्कर में। अत्याचार बहुत किया। जब कोलंबस को काफ़ी बाद में समझ में आया कि ये दरअसल इंडिया नहीं है, दरअसल ये अमेरिका है, तो उनको बहुत पछतावा भी हुआ। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद जब धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा नहीं कि मतलब अमेरिका में रिसोर्स नहीं है, वहाँ भी कॉटन वगैरह बहुत थे, मतलब कि कई सारे रिसोर्स वगैरह जो भी चाहिए था वो अमेरिका में भी मौजूद था। हालांकि भारत के जैसा मतलब कि मसाले के मसाला के मामले में भारत के पास ज़्यादा था, लेकिन कॉटन के मामले में अमेरिका के पास ज़्यादा था, ठीक है। तो धीरे धीरे कोलंबस वहीं बस गया, रहने लगा अमेरिका में। वहाँ के अपने पूरा जो जत्था लेकर के, जो पूरा टीम लेके गया था वो वहाँ पर व्यापार करने लगा। उसके बाद फिर पुर्तगाली लोग बोलने लगा कि चलो ठीक है, तुम तो ढूंढ नहीं पाए, हम निकलते हैं। तो वास्को डिगामा बोला कि हम निकलते हैं। कोलंबस तुम तो फेल हो गए। कोलंबस ने कहा हम फेल नहीं हुए, दरअसल ठीक है कि हम भारत की तरफ खोज करना चाहते थे, हम भारत ढूंढ नहीं पाए, लेकिन हम उनसे भी बेहतर क्षेत्र अमेरिका को ढूंढ लिए हम लोग। बोला ठीक है, तुम अपने जगह पे मजे करो, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। अब वास्को डिगामा बोला हम निकलेंगे। अब वास्को डिगामा को तैयार किसने किया, प्रिंस हेनरी, उस समय का राजा हुआ करता था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने कहा कि तुमको जिस प्रकार का हेल्प चाहिए, समुद्र में यात्रा करने के लिए दिशा सूचक यंत्र चाहिए वो भी देंगे, बड़े बड़े जहाज चाहिए, मतलब
तो वास्को डी गामा ने कहा कि नहीं, जहाज तो चाहिए पर इतना बड़ा जहाज चाहिए कि वो तूफानों से आराम से वो लड़ सके। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा तूफान आया और उसी में डूब गया। तो बोला ठीक है, बढ़िया वाला जहाज चाहिए हमको। बोला ठीक है, टेंशन मत लो। बढ़िया बढ़िया कारीगर भेजा, बड़ा सा जहाज बनाया और वास्को डी गामा उससे निकल पड़ा। निकलने के बाद हालांकि बहुत भटका भी, और भटकने के बाद ये देखिएगा वास्को डी गामा जब ये निकलता है, ये अफ्रीका के होते हुए जब यहाँ से होते हुए जब यहाँ पहुँचेगा तो देखिएगा एक क्षेत्र यहाँ पे अफ्रीका का, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। इस जगह एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था अब्दुल मनीद, और ये कहाँ का था? ये भारत का था। दरअसल ये गुजरात का व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी था। तो जैसे वास्को डी गामा इससे मिला, वास्को डी गामा को लगा अरे यार ये तो मेरा काम बन गया, अगर ये अब्दुल मनीद ये चाहे तो हमको भारत तक आसानी से ले जा सकता है। तो अब्दुल मनीद से पूछा पहले कि ये बताओ कि भारत में क्या वाकई में मसाले बहुत अच्छे हैं? बोला हाँ, मसाला वगैरह वहाँ तो बहुत कुछ है, कॉटन है, मसाला है, रेशम है, और आपको वहाँ पे मतलब मोती वगैरह भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको। बोला ठीक है तब ले चलो। ये अब्दुल भाई साहब जो अब्दुल मनीद थे, ये वास्को डी गामा के साथ हो गए, यही केप ऑफ गुड होप से। यहाँ से जब ये चला तो चलने के बाद धीरे धीरे यहाँ कहाँ पहुँच गया? कालीकट। कहाँ पहुँचा ये? कालीकट पहुँचा। ये कब पहुँचा? 1498 में। हालांकि निकला होगा उससे पहले ही, ऐसा थोड़ी कि 1498 में निकला और 98 में पहुँच गया। बहुत मेहनत लगा, टाइम लगा, तब जा करके पहुँचा था। तो 1498 में जब ये कालीकट पहुँचा तो उस समय कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन, जो वहाँ का शासक था। जमोरिन ने भव्य तरीके से स्वागत किया और वहाँ से फिर अब्दुल मनीद वापस चला गया, अपने गुजरात चला गया। तो वास्को डी गामा को वहाँ पे छोड़ दिया। तो वास्को डी गामा जब वहाँ पहुँचा तो उनको लगा अरे यार, हमको तो लगता था कि व्यापार यहाँ होता ही नहीं होगा, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था, यहाँ भी व्यापार होता था। और उस समय जिस समय की जब वास्को डी गामा पहुँचा था उस समय वहाँ पर जो ये जो कोरोमंडल तट की जो बात बोल रहे हैं और कालीकट की जो बात बोल रहे हैं, इस पूरा तट पर जो व्यापार होता था वो चेट्टियार समुदाय का बहुत ज़्यादा चलता था। चेट्टियार एक मतलब बिजनेस क्लास का लोग था, वो लोग व्यापार करते थे। एक था चेट्टियार समुदाय और दूसरा था चूलिया मुसलमान। ये एग्जाम में पूछा गया है कि वहाँ पर उस समय भारत पर, यानी कि ये जो 15वीं सदी की जो बात चल रहा है, 15वीं सदी में भारत का कौन सा व्यापारिक समूह बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा था, मतलब पूरे भारत पर व्यापार का अधिकार था इनका। तो चेट्टियार समुदाय बहुत हाई लेवल का, मतलब अभी के हिसाब से अगर आप तुलना करो तो अंबानी टाइप का, अडानी टाइप का था उस समय का, बहुत ही बड़ा व्यापारी था। जबकि राजा कौन था उस समय का? जमोरिन। तो ध्यान रखिएगा, शासक कौन था? जमोरिन, लेकिन व्यापारिक समूह कौन था? चेट्टियार समुदाय और चूलिया मुसलमान। दरअसल चूलिया मुसलमान इसको हेल्प करता था, ये कह लीजिए छोटा मोटा इसको हेल्प करता था, लेकिन मेन कौन था? चेट्टियार समुदाय। ये दोनों मिलकर ना सिर्फ कोरोमंडल तट बल्कि बंगाल की खाड़ी के आसपास का जितना भी क्षेत्र था, म्यांमार जो बांग्लादेश का जो एरिया देख रहे हैं, उन सारे क्षेत्र के अलावा जो मलक्का स्टेट है जहाँ पर, मतलब मलक्का के स्टेट का मतलब हो गया आपका जावा, सुमात्रा, माली, ये सारे क्षेत्र में जितना भी था, इन सभी क्षेत्रों पे इनका व्यापार करता था, चलता था। आयात निर्यात ये तब भी चल रहा था। तो वास्को डी गामा को लगा कि ये चलो ठीक है भाई, ये लोग व्यापार तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर हम भी व्यापार करते हैं तो यहाँ के लोगों से क्या होगा? झगड़ा तो करना पड़ेगा। फिर देखिएगा कि बाद में यही जब वास्को डी गामा यहाँ से जब जाता है तो देखिएगा कि वास्को डी गामा यहाँ से जाता है, ढेर सारा मसाला लेकर के जाता है, बहुत सारा मसाला वगैरह लेकर के वो वापस पहुँचता है। तो मान लीजिए कि मसाले को ये 1 रुपया में खरीदा, तो वहाँ जा करके ये 60 रुपये में बेचता था, मतलब 60 गुना लाभ। समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट था। मतलब कि इसी में जो सामान वगैरह जो खरीदा था, इसमें यात्रा का खर्च भी शामिल था, जितने सारे लोग गए थे उनका खाना पीना रहना सब चीज़ जोड़ के, टोटल खर्चा जोड़ करके जो भी लागत पड़ा उसको बेचने के बाद 60 गुना अधिक प्रॉफिट में बेचा। तो वास्को डी गामा को ये बात समझ में आया कि चलो ये बहुत ही बड़ा मतलब मुनाफे वाला काम है और अब हमको किसी अरब के व्यापारी पर निर्भर रहने का कोई ज़रूरत है ही। तो अब यहाँ से जब ये जाएगा और वहाँ के लोगों को जो पुर्तगाल के लोगों को समझाएगा, फिर पुर्तगाली लोग, उसके बाद जो अगला जत्था फिर से वास्को डी गामा 2 साल के बाद ये फिर आता है, लगभग 1501 ईस्वी में फिर वास्को डी गामा आएगा और इस बार जो आएगा पूरा टीम लेकर के आएगा। अब पूरा टीम लेकर के आएगा। अब यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो भी व्यापारी था उन लोगों से झगड़ा चलेगा, लड़ाई चलेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, अब यहाँ से पुर्तगाली जो है भारत पर अपना व्यापारिक अधिकार जताने का कोशिश करता है। तो अब ये शुरुआत में व्यापार करने का कोशिश करेगा और इसमें देख लेते हैं कुछ और छूटा हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें जितना भी इन्फॉर्मेशन था हमने टोटल इसमें इंक्लूड कर दिया। अब जो इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा पुर्तगाली व्यापारी पर।
देखिए यहाँ तक जो घटना आपको बताएं वो व्यापारी कैसे वहाँ से पुर्तगाली लोग यहाँ तक आए, इसके बाद पुर्तगाली क्या क्या करेंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। और अगर देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ सुझाव हो, कुछ दिक्कत हो रहा हो, आप आराम से जाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दे देंगे, आप रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना छोड़ते हैं। थैंक यू।